हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज हम डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहा जाता है? तो ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार को हम निरंकुशवाद के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, मताधिकार, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार। तो मतदान के अधिकार, ये तो इजी है, मतदान के अधिकार, मताधिकार। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? तो दोस्तों बास्तिल किले का जो पतन है वो 1789 में हुआ था। तो इसका आंसर ग नंबर सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो 1815 वाली जो वियना सम्मेलन थी उसकी मेजबानी जो थी वो मेटरनिख ने की थी। तो ये घ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिब्रे क्या था? चूँकि लिब्रे आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा होती है। तो क नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1 है 1 मार्च 1931, 10 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 एंड 15 मार्च 1931। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है क्योंकि सभी प्रश्न में 1931 दिए हैं और सभी के मंथ भी सेम है। बस डेट आपको याद रखना है, कितना? 5। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। तो ख नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले वे कोई और नहीं डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो 7 का आंसर का नंबर सही है। 8 की तरफ बढ़ते हैं। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो उपन्यास है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल वो डेट पार हुआ है जिसका आंसर आप सभी को पता होगा, या अगर नहीं पता है तो आप जान लें, ये 26 नवंबर 1949 को ये भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन आपको पता है कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसके बारे में ये रीज़न है कि आपके दिमाग में आता होगा कि 26 नवंबर को अगर संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसे उस समय क्यों नहीं लागू किया गया? अगर लागू नहीं किया गया, सपोज दैट, तो 26 नवंबर के बाद दिसंबर थी। ठीक है, तो जनवरी में ही क्यों? तो दोस्तों जनवरी में ही क्यों? तो मैं बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले ही भारत ने अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मान लिया था और 26 जनवरी को तिरंगा फैला करके 1947 के पहले की बात है, तो उसी दिन अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो चूँकि कुछ कारणों की वजह से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, तो 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुछ कमेटी मेंबर्स होंगे, नेहरू जी थे और भी बहुत सारे थे, तो उन लोगों ने 26 जनवरी, जिसे पहले ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, तो उसके रेफरेंस में या फिर उस रीज़न की वजह से 26 नवंबर को 26 जनवरी शिफ्ट किया गया था कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी। लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गाय की बात हो रही है, तो गाय एक जैव संसाधन है। आपको पता होना चाहिए मनुष्य भी एक संसाधन है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं दोस्तों। 13 में अब शिफ्ट होते हैं। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ठीक है, तो ये उड़ीसा से हुई थी, या उड़ीसा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? ठीक है, तो इसका आंसर रक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। ठीक है, मैंने इसे गूगल भी किया है कि 5% जो धनी लोग हैं देश में, हमारे देश में, तो गरीब के कितने बराबर संसाधन उपयोग करते हैं, मात्र 5% लोग। तो इसका आंसर मुझे वहाँ से मिला है लगभग 25%, तो क नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। वर्षा नियमित होने से नहीं, वर्षा अभी भी वैसी है। इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा से, तो ये सही आंसर है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा मिलने की वजह से लोगों को अब पहले के कंपैरिजन जल संरक्षण की रीति जो भी थी, ठीक है, बहुत तरह की रीति होती है राजस्थान की तरफ, तो उसे अब उतना नहीं अपनाया जा रहा है, क्योंकि वो 12 सुविधा उन्हें उपलब्ध हो रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसी होती है। औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा में वृद्धि होना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए कि जल दुर्लभता की बात हो रही है, तो जल की वृद्धि होना ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। अत्यधिक प्रयोग की जल की मात्रा से कमी, बिल्कुल यही सही ऑप्शन लगता है, तो 19 का ख ही सही ऑप्शन है। 20 नंबर, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है, क्या नहीं होता है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, जरूरी नहीं। सूर्य ग्रहण होता है, क्या नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है, नदियों पर बांध बनाने से सूर्य ग्रहण कैसे होगा। ठीक है, तो ये घ नंबर ऑप्शन नो डाउट। ठीक है, 21, यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकड़े का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपयोग सभी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेट नंबर 2 पे भी दिया गया है, तो इसका आंसर सभी, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, क्या कहता है विश्व बैंक का 2017 का रिपोर्ट। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वे समृद्ध देश है। बिल्कुल, वो विकसित, इसे समृद्ध देश को विकसित देश भी कह सकते हैं, तो ये विकसित देश है। ठीक है, ये सही बात है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, वह निम्न आय यानी कि अविकसित या विकासशील देश है। क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ग नंबर आंसर सही है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं। औसत आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय, सकल आय। ठीक है, तो औसत आय इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसे डिस्कस कर चुका है कि पिछले सेट्स में कि औसत निकालने को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जैसे कि हम कैसे निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, कुल जो आय है, ठीक है, किसी जनसंख्या की, और टोटल नंबर ऑफ जनसंख्या से जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय का वैल्यू मिलता है। तो औसत निकालने का भी यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो 23 का क नंबर सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की और। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को धारणीय विकास परिभाषित करता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें किस तरह की गतिविधियां शामिल है। कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना। ठीक है, ये तो ईंट बनाना, चीनी, गुड़ उगाना ये प्राथमिक है। परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो देखिए परिवहन, संचार, बैंकिंग तीनों ही सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 की ओर बढ़ते हैं। जीडीपी का विस्तार रूप क्या है, तो इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो ख नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है। ये सेट नंबर 2 पे भी क्वेश्चन है कि कितने दिनों की आपको काम मिलने का बोला गया है। तो एक वर्ष में 100 दिन। ठीक है, नरेगा जो कि अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? असंगठित, संगठित, ग्रामीण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सवेतन छुट्टी कहने का मतलब है कि पेमेंट आपकी आती रहेगी लेकिन आप छुट्टी में हैं। तो इस तरह के जो लाभ है वो संगठित क्षेत्र के लोग ही उठाते हैं जो उनमें संगठित क्षेत्र में नौकरियां करते हैं। तो 28 का ख। 29 में बढ़ते हैं। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हो, ठीक है, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता, उनकी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करना नहीं चाहते। तो देखिए अल्प बेरोजगारी तभी आती है कि अवस्था अपनी कार्य क्षमता से अगर कम कार्य कर रहे हो तो अल्प बेरोजगारी की अवस्था आती है, ठीक है। 30 उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? ठीक है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, दोनों के बीच जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है वो तृतीयक क्षेत्रक करता है, ठीक है। 31 में बढ़ते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? सत्ता का क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूह का वितरण, सत्ता के दबाव समूह एवं आंदोलनों की गतिविधियों के मध्य वितरण, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पिछले सेट में भी क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण को बताया था अच्छे से, आप देख सकते हैं वो वीडियो, पिछले वाला वीडियो। सत्ता का क्षैतिज वितरण इसका सही आंसर होगा। 32 साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन देश है? साथ आकर संघ बनाने का, ठीक है। तो साथ आकर के संयुक्त राज्य अमेरिका बनाती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में अमेरिका लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? जिला परिषद, ग्राम सभा, नगर पालिका, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का कई ग्राम पंचायत को मिलाकर के पंचायत समिति बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो विकेंद्रीकरण जब पावर शेयरिंग होता है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों इसमें आते हैं। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को, जब भी नगर निगम का जो चुनाव होता है प्रधान को, तो हम लोग कहते हैं कि मेयर का चुनाव हो रहा है, तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? स्थानीय कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बोलीविया की सरकार ने कोचंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसे बेच दिया था। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? दैट इज द, यहाँ पे कौन फॉल्स है, ठीक है। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते, हाँ नहीं लेते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो फॉल्स है लगभग सभी सही दिख रहा है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो 37 का ग, ठीक है। 38 नंबर भारत के केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हुई? ठीक है, तो ये दोस्तों 1990 में प्रारंभ हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन भारत में अवशिष्ट यानी कि बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, तो केंद्र सरकार जो भी बचा हुआ है उसे केंद्र सरकार निपटती है, तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तीसरे स्तर को क्या कहते हैं? तो देखिए पहले स्तर के जो सरकार है उसे केंद्र सरकार कहते हैं, फिर कौन आती है? तो राज्य सरकार आती है, फिर जो तीसरे स्तर पर आती है वो हमारा लोकल यानी कि स्थानीय सरकार आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को अभी सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी। थैंक यू।